अब सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव, पूर्व वित्त मंत्री भी आप रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि इस बजट को आपने भी देखा होगा, की पॉइंटर्स की अगर बात करते हैं तो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आपको लगे और इस बजट पर प्रतिक्रिया क्या आपकी, कैसा लगा ये बजट आपको? देखिए, ये जो बजट है, इस बजट में इन्होंने जो प्रमुखता दी है, दो प्रदेशों को दी है, आंध्र प्रदेश और आपका बिहार, जिसकी बैसाखी पे ये टिके हुए हैं। बिहार। और अभी हमारे चुनाव होने हैं। बिहार और जो है इसको एक आंध्र प्रदेश को दिया इन्होंने, अहमियत दी है। और चुनाव अभी हमारे हैं हरियाणा में और महाराष्ट्र में और झारखंड में। उनके लिए कोई विशेष पैकेज उनको क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये मान चुके हैं कि ये तीनों प्रदेश ही हार चुके हैं। इसलिए ये जो है, जिनकी बैसाखी पे बैठे हुए हैं, इन्होंने, आपको याद होगा, इन्होंने जब उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री थे पटनायक जी, उस टाइम इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी और स्पेशल पैकेज की बात की थी उड़ीसा के लोगों को। जब उनसे मतलब निकल गया तो आज तक कोई स्पेशल पैकेज नहीं आया है। अब जो स्पेशल पैकेज इन्होंने दिया है, उसमें 15,000 करोड़ की वित्तीय मदद तो आंध्र प्रदेश को ये दे रहे हैं। और आपके बिहार को भी इन्होंने पैकेज देने की बात करी है। उसमें नए पुल हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बिहार में। और लेकिन मेरा ये कहना है कि जो सबसे बड़ा वर्ग है मुल्क के अंदर, वो है किसान जी। उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा जो है, अगर आप देखेंगे कि किसी प्रकार की राहत इन्होंने कोई सब्सिडी दी हो डीएपी पे, खाद के ऊपर, बीज के ऊपर, जो उपकरण लिए जाते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लिए जाते हैं, उनके बारे में कोई भी जो है, मुझे कोई बात नज़र नहीं आ रही पूरे बजट के अंदर। अब ये कह रहे हैं कि हम 210 जो है लाख युवाओं को फ़ायदा होगा नई नौकरी स्कीम से। तो मुझे बताएं, ये पक्की नौकरी की बात कर रहे हैं या जो ये हवा में बात कर रहे हैं कि जो एमसीएमई लगाने की बात कर रहे हैं, उनको कैसे लगाएंगे, उनको किस प्रकार का उनको लोन देंगे, कैसे वो फैक्ट्रियां लगेंगी, उसका उल्लेख सही ढंग से नहीं है। अच्छा, सब्जियों का इन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल कैप्टन अजय यादव जी, आपके सारे सवाल वाजिब है और यही काम मुख्य विपक्षी दल का होता भी है कि वो तमाम उन बिंदुओं को उठाए जिन पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सर, टैक्स स्लैब में थोड़ी सी रियायत दे दी। जो पहले 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स लगता था, अब 3 से 7 लाख उसे कर दिया गया। जो 6 से 9 पर 10% लगता था, उसे अब इन्होंने 7 से 10 लाख पर 10% कर दिया। इसे कैसा कदम आप मानते हैं? कुछ सकारात्मकता तो उन लोगों के लिए कम से कम जो सैलरीड क्लास है? देखो जी, ऐसा है, आज के ज़माने में जो क्लास 3 के एम्प्लॉई हैं, क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ को थोड़ी बहुत राहत दी है, लेकिन जो क्लास 3 के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मुझे लगता नहीं है इससे कोई राहत मिलने वाली है, चाहे वो 12 से लेके 15 लाख तक की आय पर हो। वो जो ये कह रहे हैं 20% टैक्स लगेगा। जो सैलरीड क्लास में केवल जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, उनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। लेकिन ये बताएं कि किसान को जो है क्या फ़ायदा दिया इन्होंने? जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की थी, उसके बारे में कोई ख़ास बात नहीं है। और ये जो इन्होंने ये कहा है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब मुझे बताओ कि आज के ज़माने में 3 लाख तो सैलरी जो है
किसकी है 3 लाख सैलरी साल की, मुझे आप ये बता दें। तो ये जो है इनका ये कहना कि भाई हमने बहुत फायदा कर दिया है, बिल्कुल। और सर वो तो पहले भी उस पर कोई टैक्स नहीं था, कोई खास बात नहीं है, कोई बदलाव है नहीं, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से उसमें कोई बदलाव है नहीं। जी जी बोले आप। मैं यही तो कह रहा हूं ना, मैं ये 7 से 10 लाख 10% और 10% टैक्स, और जिनकी 10 लाख से 12 लाख है उनकी जो उन पे 30,000 की बात कर रहे हैं, और 15 लाख से और 12 लाख से 15 लाख आय पे 20% की बात कर रहे हैं टैक्स पे, जिस पे 30,000 करोड़ तक की 30,000 तक की करोड़ की टैक्स बदलाव से सरकार को 30,000 करोड़ की इनकम हो सकती है, ये कह रहे हैं। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि भाई ये जो टैक्स जो इन्होंने रखा है, मैंने आपको बताया केवल क्लास 4 कर्मचारियों को इससे फायदा होगा, ना तो आम मध्यम वर्ग के लोगों को क्या फायदा होने वाला है। आजकल तो आप बताइए कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं। 140 करोड़ की आबादी में से मुश्किल से 10 करोड़ लोग के आसपास इनकम टैक्स भरते हैं, बाकी लोगों की तो इनकम टैक्स भरते ही नहीं है। कोई अपनी जो है जिस तरीके से जो रिटर्न जो भरनी चाहिए वो रिटर्न भरते ही नहीं है। तो 80 करोड़ के लोगों को ये फ्री राशन दे रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ मकान बनाएंगे। 80 करोड़ में से अब 3 करोड़ रुपए मकान बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होने वाला है। हरियाणा पर जो SYL है और किसाऊ डैम है उसके बनाने के बारे में कोई बात नहीं। यमुना पे जो किसाऊ डैम बनना था और SYL के बारे में कोई इन्होंने जिक्र ही नहीं किया, जबकि चुनाव सिर के ऊपर है और इनके 3 मंत्री जो हैं हरियाणा के हैं। ना मेवात पे जो रेलवे लाइन जोड़ने की बात की थी उसके बारे में कोई जिक्र है। तो जो वेतन भोगी हैं उनको जो कुछ थोड़ा बहुत दिया है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, और आंध्र प्रदेश को और बिहार को इसलिए दे दिया, इन्होंने ये दिया है। अब मुझे पता नहीं ये कब तक देंगे। इन्होंने जो उड़ीसा के लिए भी अनाउंस किया था स्पेशल पैकेज, आज तक तो मिला नहीं उनको जी। और किसी रिसर्च के लिए केवल 2 करोड़ रुपए। अरे साहब कमाल कर दी आपने। और 400 जिलों में सिर्फ डिजिटल। ठीक है कैप्टन अजय यादव जी, मैं आपसे जानना और समझना ही चाह रहा हूं, क्योंकि जो अर्थशास्त्री है वो कह रहे हैं कि काफी बैलेंस्ड ये बजट रहा है। अब ये बैलेंस्ड बजट रहने के पीछे की वजह क्या हो सकती है आपको, क्योंकि आप जो तमाम बातें कह रहे हैं आप सवाल उठा रहे हैं जो पूरे तरीके से धर्म विपक्ष का, लेकिन कोई पॉजिटिव एंगल तो आपको नजर आया होगा इस बजट में। और ये वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पी चिदम्बरम जो देश के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया, ये एक पॉजिटिव पहलू है। तो मैं इसी आधार पर आपसे जानना और समझना चाह रहा हूं कि कोई पॉजिटिव चीज आपको लगी इस बजट में। जैसे पी चिदम्बरम ने बात की एंजल टैक्स की, उन्होंने ट्वीट किया बकायदा और कहा कि एंजल टैक्स को खत्म किया इस सरकार ने, कम से कम ये एक अच्छा कदम। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि टैक्स पे राहत दी है कुछ लोगों को, लेकिन जो जिस तरह इन्होंने आंकड़े जो पेश कर रहे हैं कि पहली बार नौकरी पर अतिरिक्त वेतन, भाई कितना अतिरिक्त वेतन देंगे आप हैं। 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, 20 लाख युवाओं को, उसमें आप ये बताएं कि अगर स्टेट वाइज अगर आप करें तो कितने युवा हैं जिनको प्रशिक्षण मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि बजट जो है दिशाहीन है, नीरस है और कोई खास इसमें नई बात नहीं है। थोड़ा बहुत इन्होंने टैक्स में राहत दी है, वो ये बात जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि राहत और भी ज़्यादा दे सकते थे। और मुझे बड़ा अचंभा है कि झारखंड और महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए ना तो कोई रेलवे में के बारे में, ना कोई जो है उनको कोई स्पेशल पैकेज को देने की बात करी है, ना कोई डैम बनाने की बात करी है। यमुना पे डैम बनना इतना ज़रूरी है। अब ये दिल्ली वाले क्या देते हैं कि हरियाणा वाले पानी हमें नहीं देते। अब वहाँ बैराज के ऊपर पानी थोड़ा रोक सकते हैं, जितना पानी आता है हमें छोड़ना पड़ता है। ये लोगों को गलत कंसेप्शन है
कि जो एक बैराज है, हथनीकुंड बैराज जो है, वहां पर हम पानी रोक सकते हैं, पानी रोक नहीं सकते। मैं सिंचाई मंत्री रहा हूं। मैं जब तक किशाऊ डैम नहीं बनेगा, लखवर व्यासी डैम नहीं बनेगा, और रेणुका डैम के बारे में जो बन रहा है वो कब तक पूरा होगा उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। SOL के बारे में कोई जिक्र नहीं है। किसान की जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य देने की बात थी, कोई सब्सिडी देने की बात हो DAP पे, बीज पे, खाद पे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब किसान को क्या दिया इन्होंने? ये जो सर्वे करना, डिजिटल सर्वे करेंगे, ये जो है सब किताबी बातें हैं, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है। ठीक है कैप्टन अजय यादव जी, मैं थोड़ा हरियाणा की पॉलिटिक्स पर भी आ जाता हूं, क्योंकि आप जितने तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं उन तमाम मुद्दों पर लाजमी है कि आप लोगों के बीच में जाकर इन मुद्दों को उठाकर भी वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष ये कहता है कि ये पार्टी तो बापू बेटे की पार्टी बनकर रह गई है, और दूसरी तरफ हम लगातार देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि गुरु चेले का जो मिश्रण है वो बीजेपी में चल रहा है और वही सत्ता पर काबिज है। लेकिन जो ये पॉलिटिक्स है बापू बेटे की या गुरु चेले की, इसे आप कैसे देख रहे हैं और किस तरीके की तैयारियां आपकी आने वाले चुनावों को लेकर? देखिए जी, पहली बात तो हमारे यहाँ पिता पुत्र की सरकार नहीं है। ये जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हमारे कुमारी शैलजा जी हैं, उन्होंने यात्रा के बारे में बात करी है। मैंने पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल हमारी पंचकूला में हुई, उसके बाद करनाल में हुई, और अब पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल हमारी मेवात में है, और उसके बाद जो है पानीपत में है। तो हर व्यक्ति अपने तरीके से काम कर रहा है। दीपेंद्र जी यात्रा कर रहे हैं, हुड्डा साहब जो हैं हिसाब देने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो इनिशिएटिव लेगा उसको उसका फल तो मिलेगा ना। कोई अगर इनिशिएटिव ना ले, इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना। जैसे हम अब अपनी न्याय चौपाल लगा रहे हैं पिछड़ा वर्ग की, अब पिछड़ा वर्ग को जो है, जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। 8 लाख रुपया केवल क्रीमी लेयर पे रखा हुआ है। कास्ट सेंसस के बारे में कोई जिक्र नहीं है। जाति जनगणना अभी आपकी 2026 के अंदर आपका डिलिमिटेशन होगा। कैसे करेंगे डिलिमिटेशन? आप बताओ। जब अभी से शुरू करेंगे तो 2026 में तो आपका शुरू हो जाएगा डिलिमिटेशन का काम। वो कैसे करेंगे उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। और रोजगार के बारे में कोई कह रहे हैं 20 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण देंगे। तो अगर आप 24 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, उनको लगाएं तो ये कुछ भी नहीं है। ये जो बजट है ये केवल आंकड़ों का हेरफेर है, और केवल 2 स्टेटों को आप फायदा देके पूरे मुल्क की अनदेखी कर रहे हैं। ये बड़ा मुझे अजीब लग रहा है। अगर आपने, और मुझे लगता नहीं है जो घोषणा इन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए, बिहार के लिए की है, ये पूरा भी करने वाले नहीं है। ये तब तक हैं जब तक इनकी सपोर्ट इनके साथ है। जिस दिन ये चलिए, तो आपको इस पर भी डाउट है कि जो ये घोषणाएं इन 2 प्रदेशों के लिए हुई है शायद ये मुकम्मल भी नहीं होंगी। बहरहाल कैप्टन अजय यादव जी, मैं अगर बात करूं लोकसभा चुनाव की, कांग्रेस पार्टी की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। 2019 में शून्य पर थे, 2024 में 5 सीटों पर आप जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाए, लेकिन गुरुग्राम की सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस पार्टी। टिकटों को लेकर शुरुआत में भी आपने सवाल उठाए थे। उस पैमाने पर टिकट वितरण कितना अहम इंपॉर्टेंट हो जाता है? विधानसभा चुनाव भी क्योंकि अब दस्तक देंगे, वहां पर भी आपकी कितनी सेर रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उन पहलुओं को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप मेरी जी, आपने गुड़गांव का नाम लेके मेरी दुखती रग पर हाथ लगाने की कोशिश करी है, लेकिन मैं इस बारे में कोई जो है रिएक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि इस बारे में ये जवाब अगर जनता से पूछें तो बेटर रहेगा। मेरा कहना ठीक नहीं है इस वक्त जो है, क्योंकि जो अब तो चुनाव हो चुके हैं उसकी समीक्षा जो है जनता के बीच तो जाएंगे ना, विधानसभा चुनाव के लिए जाएंगे जनता के बीच, फिर जनता भी तो पूछेगी आपसे कि लोकसभा चुनाव में क्या क्या तमाम चीजें रही, उन पर भी तो बात करेगी जनता। तो ये तो मंच ही जनता के लिए ही है,
और साथ ही साथ लगातार जो विलय पार्टी से हो रहा है, किरण चौधरी एक बड़ा नाम है जो बीजेपी में चली गई हैं और उनके नेतृत्व में कई सरपंचों को हमने सीएम आवास पर ही बीजेपी में ज्वाइन करते हुए देखा। दौर चुनावी है, दोनों दलों से इधर उधर जाएंगे, लेकिन जब सिटिंग एमएलए चला जाता है तो फिर सवाल तो उठते हैं ना सर। किरण चौधरी तो पार्टी छोड़ चुकी हैं, उनके बारे में मैं कोई जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन कैप्टन अजय सिंह तो कांग्रेस में ही है ना। और असेंबली का चुनाव अभी मेरे मन में तो नहीं, अगर पार्टी कहेगी जी कि आपने कहीं से लड़ना है उसके लिए भी तैयार है। हमने तो 24 घंटे तैयार रहते हैं, फीते फूते जाके फौजी आदमी है, अपने सारा कुछ तैयार रहता है मामला, जहाँ कहेंगे वहाँ से लड़ लेंगे अगर पार्टी कहेगी। इस बार पार्टी ने कहा नहीं लड़ना तो नहीं लड़े, और हमने अपने बब्बर साहब की मदद भी की थी, लेकिन क्या करें, कुछ जो है मामला जो सोशल इंजीनियरिंग का था वो पूरा बैठ नहीं पाया। अगर वो सोशल इंजीनियरिंग का मामला बैठा के अगर हम करते तो ये सीट भी निकल जाती। जी बिल्कुल। चलिए कैप्टन अजय यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने अंदाज में आप हमेशा जवाब देते हैं, जनता को भी खूब पसंद आता है। सूर्य समाचार पर जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो ये आपने कैप्टन अजय यादव को सुना, जो पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा के रहे हैं और साथ ही साथ दिग्गज नेताओं में शुमार कांग्रेस पार्टी के।